एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, उनके नाम में उनका रीजन है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हो, कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म अगर हो, उसके अगेंस्ट काम करने वाला अगर कोई कंपोनेंट है तो वो कौन है, एंटीबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कफ और कोल्ड होते हैं या फिर कोई भी आपको एक डिसीज वगैरह हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो ऐसे में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो आपको बाकी के टैबलेट्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए थे उनका नंबर क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, या फिर जो ज़्यादा हार्मफुल है उनको कंप्लीटली क्लीन करना है, उनको किल कर देना। इसलिए आपको एंटीबायोटिक के डोज पर डॉक्टर क्या करते हैं, डाल देते हैं, राइट। तो ऐसे में आपका अगर गट फ्लोरा हुआ या फिर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक कंपोनेंट है या फिर कोई मेडिसिन या फिर कोई रेमेडी है, तो उसको क्या कहोगे आप, एंटीबायोटिक। इट वर्क्स अगेंस्ट दैट बायोटिक और दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइफ है ना, कोई अगर बायोटिक है मतलब वो किसी भी तरीके की लाइफ ही है, तो यहाँ पर लाइफ यूजुअली कौन सी, आपके सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसे किल करने के लिए क्या आता है, फिर एंटीबायोटिक का डोज आता है। फॉर एग्जांपल आपके एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, वेनोमाइसिन, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक है जो कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। वैसे ही पेनिसिलिन है जो फंगस के अगेंस्ट काम करता है, एंटी फंगल वो प्रॉपर्टी दिखाता है। वहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ट्यूबरक्लोसिस, रिफामाइसिन, ये कुछ अलग है, आपको स्पेसिफिक दिया गया है कि रिफामाइसिन एक्ट अगेंस्ट दी बैक्टीरिया विच कॉजेज दी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स एंड फ्यूल। अब आपके जो जितने भी फ्यूल्स है अभी करंटली जितना भी यूज़ कर रहे हैं हम, वो सारे कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्सेस नेचर ने हमें एज इट इज़ बनाकर दिए हुए, काफ़ी सालों तक उन पर प्रोसेस किया गया, तभी हमारे पास आज के तौर पर ये रेडीमेड फॉर्म में हमें क्या मिले थे, फ्यूल्स मिले थे। लेकिन अभी रिन्यू हो सकते हैं क्या, उसे नया बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो लाखों करोड़ों साल है। हमारे पास हमारा खुद का लाइफ स्पैन कभी इतना है क्या, नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब हम जिंदा हैं तब तो हम वो बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अगर ये नेचुरल सोर्स खत्म हो गया तो हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कोई फ्यूल वगैरह है। आपकी जो गाड़ी आजकल जितने भी आप व्हीकल्स वगैरह देखो सारे फ्यूल पर चल रहे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से सबको फ्यूल वगैरह लग ही जाता है। तो ऐसे में ये फ्यूल आएगा कहाँ से, तो ऐसे में यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से, आपने गोबर गैस की कॉन्सेप्ट सुनी होगी, राइट, कि वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, अब गोबर गैस क्यों, क्योंकि ये फार्मिंग जो एरिया था, एग्रीकल्चर एरिया था, वहाँ पर ज़्यादा इसको पहले क्या किया गया था, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी डोमेस्टिक एरियाज़ में भी इसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश गवर्नमेंट लेवल पर की जा रही है, राइट। यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट है या फिर जो भी कोई ग्रीन वेस्ट है जो डिकम्पोज हो सकता है, इसको कलेक्ट करके अनएरोबिक कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, सड़ाया या गलाया जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है। यहाँ पर डिकम्पोज करने वाले अलग अलग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह एक साथ आते हैं, फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब वहाँ पर स्पेसिफिक गैस जो प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, आपकी मीथेन, CH4। ये मीथेन जो गैस है ये रिलीज होती है ड्यूरिंग द अनएरोबिक रेस्पिरेशन और ड्यूरिंग द अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल, लिक्विड फॉर्म में। इथेनॉल क्या करता है, हमने पहले वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इथेनॉल जो है शुगर मोलेसेस, बीटरूट मोलेसेस या फिर किसी भी तरीके के जो मोलेसेस है, मोलेसेस यानी कि क्या, जो जूस निकालने के बाद जो पीछे पर्टिकुलर प्लांट का फाइबर बचता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलेसेस। अब इन मोलेसेस को फर्मेंट करके, अब फर्मेंटेशन के लिए यूजुअली क्या यूज होता था, ईस्ट यूज होता था। ईस्ट स्पेसिफिकली कौन सा ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है इसके फर्मेंटेशन के बाद जो भी कुछ लिक्विड बनता था वो कौन सा होता था, यूजुअली इथेनॉल। इथेनॉल इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन
गैस। आने वाले समय में अगर हमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकता है तो वो कौन है? हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का एरिया ज़्यादा से ज़्यादा किससे बना है? वाटर का। 70% तो आप कह लो कि वाटर, 70 to 90% तो वाटर ही है। तो वाटर में जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है वहाँ पर जो जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह प्रेजेंट है, तो उन फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं? फोटो रिडक्शन करते हैं। फोटो रिडक्शन यानी कि क्या? जो भी उसके आसपास मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन मॉलिक्यूल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोन, उनको क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है। उससे वो अपने लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जब भी ये वाटर बॉडीज, अब ज़्यादा वाटर बॉडीज होने की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स का नंबर भी ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा है मतलब फोटो रिडक्शन भी ज़्यादा होगा। फोटो रिडक्शन अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। अब यही हाइड्रोजन गैस का यूटिलाइजेशन करके आप फ्यूचर में अलग अलग चीज़ें बना भी सकते हो या फिर उसका यूज़ कर भी सकते हो। ओके। और साथ ही साथ कभी कभी इंडस्ट्रीज में भी उनके जो प्रोसेसेस होते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, बाय प्रोडक्ट वगैरह है, तो उनसे निकलने वाले एफ्लुएंट्स वगैरह भी है। एफ्लुएंट्स यानी कि क्या? जो बाय प्रोडक्ट, रिमेनिंग प्रोडक्ट है, रिमेनिंग जो कोई भी मटेरियल है, उसमें कुछ तरीके के गैसेस भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं, तो उनका रीयूज एज अ फ्यूल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है आपकी बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल यानी कि क्या? कि लाइफ से ही मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वो फ्यूल बनाया जाएगा, उसी से वो डिकम्पोज भी होगा, उसी से वो बनाया भी जाएगा और उसी के लिए यूज भी होगा। ठीक है। ऐसे जो गैसेस या फिर ऐसे जो फ्यूल्स है उसको क्या कहोगे? बायोफ्यूल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में क्या आएगा? आपका कोल आया जो पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है। पहले तो ट्रेन जो थी, ट्रेन का इंजन तो कोल से ही चलता था। अभी अभी तो ठीक है, इलेक्ट्रिक आया, या फिर कोई और मेथड भी हो सकता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आपकी ट्रेन्स रन हो रही, मेट्रोज रन हो रही। लेकिन जब नए ट्रेन का इनोवेशन हुआ था तो उस वक्त ट्रेन किससे चलती थी? कोल से। सो ऐसे में कोल हुआ आपका कावडंग, अभी जो हमने डिस्कस किया था, कावडंग इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ सॉलिड फ्यूल। नेक्स्ट अगर आपका लिक्विड का बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इथेनॉल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ योर लिक्विड फ्यूल। देन अलग अलग तरीके के आपके ऑयल्स आते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स वगैरह। फिर गैशियस में आया आपका मीथेन वाला गैस, राइट? मिथेनॉल, मीथेन गैस, फिर कोल गैस एक्सेट्रा। These are the types of gases which can be used as a source of energy. इस डायग्राम में शॉर्ट में आप देख लो कि जो कोई भी प्लांट वगैरह है, कि प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी बना रहा है, अपने आप को वो बचा रहा है, अपनी एनर्जी गेन कर रहा है। फिर इन्हीं प्लांट्स को जब आप हार्वेस्ट करते हो या फिर तोड़ते हो या फिर बड़े ट्रीज को तोड़ते हैं, हार्वेस्ट करके फिर आप वो जो वुड है उसकी थ्रेशिंग करके क्या लाते हो? सेल्यूलोज वगैरह, उनका जो कंपोनेंट है सेल्यूलोज या फिर जो फाइबर्स है, वुड फाइबर्स वगैरह, वो कंज्यूम करते हो। उसका यूटिलाइजेशन अगर इंडस्ट्रीज में किया गया तो इंडस्ट्रीज से क्या निकला? फिर शुगर मॉलिक्यूल वगैरह, जो सेल्यूलोज से शुगर मॉलिक्यूल वगैरह जो डिकम्पोज हो गए वगैरह, उससे क्या मिला आपको? बायोफ्यूल मिला, जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज आया, अब ये ग्लूकोज का फिर क्या है? एक तरीके का शुगर है। ये शुगर मॉलिक्यूल फिर आपके जो फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया उन्होंने उसको फर्मेंट किया, उस शुगर को कंज्यूम किया, शुगर का डिग्रेडेशन किया। फर्मेंटेशन करने के बाद फिर कुछ गैसेस रिलीज हुए, जो फिर ये गैसेस एज अ बायोफ्यूल यूज हुई। किसने किसने यूज किया? सारे व्हीकल्स वगैरह है, उन्होंने फिर ये जो आपका बायोफ्यूल बना था, जो शुगर से आपका माइक्रोबायल फर्मेंटेशन के बाद जो गैस बना, वो एज अ बायोफ्यूल आपके व्हीकल्स ने यूज़ किया। व्हीकल्स ने क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर फिर से किसने कंज्यूम किया? आपके प्लांट्स ने। तो ऐसे ही ये चेन जो है बायोफ्यूल प्रोडक्शन की हमेशा चलती रहती है नेचुरल कंडीशन में आमतौर पर। ओके, यहाँ पर होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है आपकी माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। अब यहाँ पर पोल्यूशन का और माइक्रोब्स का क्या रोल आया या फिर उनका क्या कोरिलेशन आया, तो कोरिलेशन है। आप अगर देखोगे कि हाल फिलहाल में इंडिया जैसी कंट्री जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड है, चाइना, इंडिया, ऐसे जो कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वेस्ट भी ज़्यादा ही बनता होगा या फिर जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा ही है। तो ऐसे में आपके पोल्यूशंस होने के चांसेस भी क्या हो गए, ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा है क्या कि हर जगह के सारे लोग पूरा अवेयर है, हर कोई पोल्यूशन के बारे में सोच रहा है, हर कोई अपनी जो छोटी छोटी हरकतें उनको ध्यान रख के करे कि हाँ इससे हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, इससे कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता। तो जाने अनजाने ही सही, लेकिन हम किसी ना किसी पोल्यूशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते ही होते। तो ऐसे में जो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं ऐसे दो पोल्यूशन, एक है वाटर पोल्यूशन और दूसरा है लैंड पोल्यूशन। कि हम जो डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे हाउस से जो सफाई वाले हमारा कचरा लेकर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर डंप करते हैं। अगर डंप कर दिया तो जाहिर सी बात है वो डंप करने की प्रोसेस में होता क्या है कि वो सड़ने गलने लगता है, और सड़ने गलने की वजह से उसका जो भी रेमनेंट है या फिर जिस वहाँ से उससे जो कुछ भी वेस्ट निकलता है या फिर जो कुछ भी निकलता है लिक्विड्स, वो सारे कहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, आपके लैंड में मिक्स होते हैं। और लैंड में मिक्स होने के बाद लैंड से वो कहाँ पर मिक्स होते हैं, आपके ग्राउंड वाटर में मिक्स होकर वाटर और साथ ही साथ लैंड पोल्यूशन भी कॉज कर देते हैं, और जिससे कि लैंड की क्वालिटी भी खराब होगी और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी खराब हो सकती। तो ऐसे में ये माइक्रोब्स का क्या रोल है, कैसा रोल है, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका यूज करके हम इन पोल्यूशंस को होने से बचा सकते हैं या फिर उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसे में पहला आता है आपको लैंड फिलिंग साइट। लैंड फिलिंग साइट्स में होता क्या है कि आपके जो डोमेस्टिक वेस्ट लाया गया था, उस डोमेस्टिक वेस्ट को क्या किया गया, डंप कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। आपका जो रेसिडेंशियल एरिया है, यूजुअली अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे, एक रेसिडेंशियल एरिया होता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है और एक कुछ ऐसा स्पेसिफिक ओपन लैंड वगैरह होती है। तो ऐसे में इन रेसिडेंशियल एरियाज से दूर ये सारा पूरा जो सिटी का या फिर अर्बन एरिया का जितना भी वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट, वो सारा कलेक्ट किया जाता है, डंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डंप करने के वक्त भी करते कैसे, आजकल होता क्या है कि ये जो ओपन लैंड है वहाँ पर बड़े बड़े पिट्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। उन गड्ढों को क्या किया जाता है, प्लास्टिक शीट से पहले तो लाइन कर दिया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक शीट से लाइन करने के बाद फिर वहाँ पर जो कुछ भी डिकम्पोज होने जैसा ग्रीन वेस्ट है, जो डिकम्पोज हो सकता है, उस सारे वेस्ट को लाकर वहाँ पर डंप किया जाता है। अब उसके ऊपर सॉइल की लेयरिंग की जाती है, ओके। सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारे तरीके के यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैपेबल है इस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो ऐसे में वहाँ पर एक चैनल बनाया जाए कि जो भी गैस तैयार हो उसको वो बाहर ले जा सके। तो ऐसे में जो वहाँ पर आपने डंप किया हुआ था डोमेस्टिक वेस्ट, उसको सड़ाने की, गलाने की कोशिश की जाती। तो ऐसे में ये जो आप एक रफ अभी का लैंड जो फिलिंग साइट है उसको देख सकते हो कि नीचे ग्राउंड वाटर लेवल है। अगर यहाँ पर कोई प्लास्टिक शीट की लाइनिंग ना हो, डायरेक्टली मैं आके यहाँ पर कुछ डंप कर दूँ तो होगा क्या कि वो जो भी सारा उसका सड़ने के प्रोसेस में निकलने वाला वेस्ट था या फिर लिक्विड था, वो सीधा इस वाटर में जाके मिक्स हो जाए। और मिक्स होने की वजह से होगा क्या कि इस वाटर की क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाएगी। ऐसा हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं। ग्राउंड वाटर ही हमारा सोर्स ऑफ वाटर है जिससे कि हम हमारे डेली एक्टिविटीज भी करते हैं, राइट। सो ऐसे में इस लैंड को क्या किया जाता है, प्लास्टिक शीट से लाइन किया जाता है। यहाँ पर गार्बेज डाल दिया जाएगा, ओके। गार्बेज डालने के बाद वहाँ पर लैंड से सॉइल से उसको कवर कर दिया जाएगा। सॉइल से कवर करने के बाद वहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, उससे फिर गैस जो भी बनेगी उसे आउटलेट से बाहर ले लिया जाएगा। और प्लास्टिक शीट की लाइनिंग की वजह से हुआ क्या कि जो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस में एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स लीच होने वाले थे, निकलने वाले थे, वो डायरेक्टली ग्राउंड या लैंड के या फिर वहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसके कांटेक्ट में नहीं आते। पूरा डिकम्पोजिशन होने के बाद फाइनली आपको नीचे क्या मिलता है, एक वेस्ट मिलता है, एक स्लज मिलता है, जो कैसे यूज़ हो सकता है,
जो भी डिकम्पोजिशन कंप्लीट होने के बाद पीछे जो स्लज बचता है उस स्लज को आप एज अ फर्टिलाइजर कमर्शियली यूज कर सकते हो। उस चीज़ को आप फर्टिलाइजर के तौर पर या फिर सॉइल क्वालिटी बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर रेमनेंट को या फिर स्लज को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स अभी गवर्नमेंट लेवल पर पहले ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ करता है उसे कंपनीज या फिर ऐसे सेटअप्स बनाए जाते हैं कि वहाँ पर आर्टिफिशियली ये किया जाता था। बड़े बड़े टैंक्स हुआ करते थे, उसमें डिकम्पोज हुआ करता था, बायोरिएक्टर्स हुआ करते थे, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनोक्यूलेशन किया जाता था, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए जाते थे, फिर वहाँ पर डिकम्पोजिशन होके फिर ये फर्टिलाइजर से पीछे जो स्लज बचा था उस स्लज को फर्टिलाइजर के तौर पर एक्सट्रैक्ट करके पैक करके कमर्शियल यूज़ के लिए लाया जाता था। लेकिन वो जो पर्टिकुलर सेटअप लगा था उसके लिए भी एक्सपेंसेस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी हुआ करता था। तो ऐसे में बेस्ट क्या है कि जो ओपन लैंड है वहीं पर पिट बना, उसे सिर्फ प्लास्टिक की लाइनिंग कर दो, सारा डंप करो, सारी जो आपके वेस्ट मटेरियल की चीज़ें डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, सिर्फ सॉइल से आपको उसे लेयरिंग करना है। जो सॉइल आपने निकाली थी वही उसे लेयरिंग कर दो, टॉप कर दो, और वो अपने आप क्या करने लगेगा, डिकम्पोज करने लगेगा। इससे आपका पैसा भी बचा, मेहनत भी बची, और हुआ क्या, नेचुरली आपको ये डिकम्पोज करके मिल गया। नेक्स्ट इज योर सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज यानी कि क्या, हाउस या फिर डोमेस्टिक इससे निकलने वाला जो भी कोई मेल कचरा वगैरह है, लिक्विड वेस्ट वगैरह है, उसे आप क्या कहते हो, सीवेज वेस्ट। अब इस सीवेज वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जा सकते हैं। वहाँ पर जो उसमें प्रेजेंट फिनॉल मॉलिक्यूल से फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जीनोबायोटिक केमिकल्स जो है, मतलब ह्यूमन से प्रोड्यूस किए गए जो भी केमिकल्स है उनका डिकम्पोजिशन करने के लिए ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोचो कि अगर ये सीवेज वगैरह जो है इसका प्रॉपर कोई मैनेजमेंट ही ना हो तो इन सीवेज के अंदर बहुत सारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते, आपके जैसे कि टाइफॉइड, कॉलेरा कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये क्या वहाँ पर प्रेजेंट है। वेक्टर्स की मदद से वो वहाँ सीवेज से ले जाएंगे, हेल्दी ह्यूमन का जो रेसिडेंशियल है हेल्दी ह्यूमन्स में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाए। एक बार वो ट्रांसफ़र हो गए वेक्टर्स के थ्रू तो होगा क्या कि ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा क्या होने लगे कि डिसीजेस की क्वांटिटी बढ़ने लगी। हम ये अफोर्ड कर सकते कि लाइफ के साथ नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि जो भी डिसीज़ इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो अपने स्टूल जब पास करेगा तो उसके साथ साथ वो क्या होगा, उस सीवेज में वो सारे लाइव डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी चले जाएंगे। अब इस सीवेज का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहा तो जो भी वेक्टर्स है इस कॉजेटिव एजेंट को लेकर हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ऐसे में जो हेल्दी इंडिविजुअल था उसको वो डिसीज़ होने लग जाएगा। इसीलिए ऐसे में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। उसमें आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोजेज द जीनोबायोटिक वेस्ट, इतना आपको ये सिर्फ याद रखना। नेक्स्ट है आपका क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी में आता क्या है कि यहाँ पर जो भी आपके टेक्निकल चीज़ें या फिर आपका जो केमिकल वेस्ट होता है, अगर आप बैटरीज वगैरह यूज़ करते हो, लेड की बैटरीज होती है, जिंक वगैरह, वहाँ पर बहुत सारे मेटल आइड्स होते हैं, मेटल आयंस भी होते, तो इनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया जो ये करते क्या है कि इन मेटलॉइड्स को यूज़ करके उनको डिग्रेड करके अपने लिए क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। जैसे कि कॉपर को डिकम्पोज करने वाला आयरन, यूरेनियम, जिंक को डिकम्पोज करने वाले भी बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कितना सोचो कि कितना यूनिक चीज़ है कि किसी भी मेटल आयन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि आपको सल्फोबैसिलाई और थियोबैसिलाई वगैरह है, ये कुछ एग्जाम्पल है कि जो क्या करते हैं, आपके जो कंपाउंड्स हैं जो लीच हो रहे हैं आपके डोमेस्टिक वेस्ट से हो या फिर कहीं भी एनवायरनमेंट में किसी भी सोर्स में, इंडस्ट्री से वगैरह हो, इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट बाहर फेंका जाता है उसमें भी कुछ केमिकल्स या फिर उसमें भी कुछ मेटल आयंस हो सकते हैं। तो ये जब मिक्स होते हैं तो ऐसे जो बैक्टीरिया है सल्फोबैक्टीरिया जो सल्फर को
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है, फिर अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करके वो अपनी जिंदगी जीता है। तो ऐसे में फ़ायदा हुआ क्या, उसको भी एनर्जी मिल गई और हमें क्या हुआ कि वो जो मेटल आयंस थे उससे छुटकारा मिल गया। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को सर्च करके उनका नंबर बढ़ा के उनको हम इन सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो मेटल आयंस वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आता है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, या फिर आपको अलग अलग तरीके, जैसे सीवेज वगैरह हमने पानी में छोड़ दिया, केमिकल से एफ्लुएंट पानी में छोड़ दिया, उससे तो पोल्यूशन होता ही होता है। साथ ही साथ ऑयल स्पिलिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड के सामने, कि जब भी कोई शिप वगैरह है ग्लोबल, जब आप ग्लोबली कुछ क्या कहते हो, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऐसे ट्रेडिंग में अगर ऑयल ट्रेड किया जाता है, यहाँ से वहाँ ले लिया जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से या बाय मिस्टेक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर ऑयल स्लिपिंग हो जाता है, तो ये ऑयल जाकर मिक्स कहाँ पर होता है, आपकी वाटर बॉडीज़ के ऊपर, यूजुअली ओशंस जो होते हैं या फिर रिवर्स वगैरह, उनके ऊपर ही जाकर ऑयल स्पिल होता है। और आपको तो पता है कि ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स हो नहीं सकते, वो कंप्लीटली अपोजिट प्रॉपर्टी वाले चीज़ें हैं। अगर ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हुआ तो ऊपर सारी ऑयल की लेयर होने की वजह से जो नीचे वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो वाटर के जो टॉप लेयर है, वाटर और एयर का जहाँ कांटेक्ट होता है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स चल रही थी, उनको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, अलग अलग तरीके की गैसेस होती है, वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर के एयर में छोड़ देते हैं, उनके साथ वो एक्सचेंज किया जाता है। अगर वहाँ पर सोच लो कि ये आपके वाटर लेयर के ऊपर अब ऑयल की लेयर आ गई और यहाँ पर आपका एयर था, तो अब वाटर और एयर के बीच में ऑयल की लेयर होने की वजह से कोई भी गैसेस एक्सचेंज हो ही नहीं पाता। तो ऐसे में वाटर बॉडीज में अब किसका नंबर ज़्यादा बढ़ने लग गया, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ गया। ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सोर्स था एयर, अब वही उसके कॉन्टैक्ट में नहीं रहा। तो ऐसे में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे उनका नंबर कैसे होने लगेगा, वहाँ की जो फूड चेन है वो क्या होने लगी, अब डिस्टर्ब होने लगेगी, राइट। तो ऐसे में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको आप क्या कहते हो, HCB, यानी कि हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HBC बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया में स्पेशल एबिलिटी है कि ये जो ऑयल में प्रेजेंट पायरिडिन्स है, कुछ केमिकल्स वगैरह है, इनको डिकम्पोज करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको डिकम्पोज वो इजीली कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया यूजुअली अभी भी ये रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक की, कि वो क्या करते हैं कि ये जो पायरिडिन्स है, ऑयल मॉलिक्यूल्स है, उनको वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर सोचो कि हम यही बैक्टीरिया को अगर वाटर बॉडीज में छोड़ दें, तो ये क्या करने लगेंगे, जितना भी ऑयल स्लिपेज था उसको क्या करने, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका अल्केनोवोरेक्स, बोर्क्यूमेंसिस और सुडोमोनास की जो कुछ स्पीशीज हैं, ये ऐसे जो स्पीशीज और अल्केनोवोरेक्स जो है, ये क्या करते हैं, ऑयल मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब ऑयल मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करके वो ऑयल की जो लेयर है उसको कम कर देते हैं धीरे धीरे। उनका अगर हमने नंबर बढ़ाया तो पूरा ऑयल का क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंप्लीट डिकम्पोजिशन या फिर कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा। एयर और वाटर का फिर से कांटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो एक्वेटिक चेन डिस्टर्ब हुई थी वो फिर से क्या होने लगेगी, नॉर्मल होने लगेगी। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, इतनी ओशियनिक बॉडी है, इतना बड़ा वाटर बॉडी है, एयर आपका जो रिवर वगैरह था, ओशन वगैरह था, उसका पूरा जो एरिया है आप ऑयल से सेपरेट कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू सेपरेट द सॉइल फ्रॉम द वाटर बॉडीज? नो। तो ऐसे में हमारे हेल्प के लिए कौन आ रहा है, HCB, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, जिसके कुछ एग्जाम्पल अल्केनोवोरेक्स और सुडोमोनास की कुछ स्पीशीज, जिनमें क्या स्पेशल एबिलिटी है कि ये जो ऑयल था उसको वो डिग्रेड कर सके। अगर पूरा डिग्रेड कर दिया तो जाहिर सी बात है एयर वाटर का कांटेक्ट होगा। एयर वाटर का कांटेक्ट होने के बाद आपकी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो ज़ूप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से, जिसके ऊपर जो आपकी लार्ज फिशेस है जो कंज्यूम कर रही है एक दूसरे को, जो आपकी पूरी कंप्लीट फूड चेन, कंप्लीट फूड वेब्स थे एक्वेटिक
इकोसिस्टम्स के, वो सारे क्या रन करने लगे, नॉर्मल रन करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक को भी डिकम्पोज किया जा सकता है। कौन से टाइप के प्लास्टिक? पेट, यानी कि पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट पॉलीइस्टर, पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट पॉलीइस्टर। ये जो पेट टाइप का जो प्लास्टिक है, इसको डिकम्पोज कौन कर सकता है? आपके जो विब्रियो इडियोनेला और ये जो स्पीशीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये जो स्पीशीज़ है विब्रियो इडियोनेला, ये आपके पेट को यानी कि पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट पॉलीइस्टर को पूरी तरीके से क्या कर सकती है? डिग्रेड कर सकती है। मतलब सोचो कि अगर आप प्लास्टिक आपके लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, आप प्लास्टिक को कंप्लीटली रीड ऑफ नहीं कर सक रहे हो। मतलब आज के ज़माने ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिना प्लास्टिक के बनी हुई हो। आप खाना भी लाते हो तो प्लास्टिक के चीज़ों में रैप करके लाते हो, आप कोई बाजार से फूड लाते हो तो वो भी किस चीज़ में रैप होता है? प्लास्टिक की ही चीज़ों में रैप होता है। अगर प्लास्टिक आपके लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो ऐसे में अगर ये जो प्लास्टिक है वो आप पेट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट पॉलीइस्टर टाइप का अगर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, इस टाइप के प्लास्टिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हो, यूज़ करते हो, ये कैसा है? बायोडिग्रेडेबल टाइप का बन जाता है। तो ये जो प्लास्टिक है, अब ये जो आपकी विब्रियो और इडियोनेला की जो स्पीशीज़ है, वो क्या करेगी? आके आप इन नंबर्स को बढ़ा सकते हो, और जहाँ पर ये प्लास्टिक वगैरह डंप हो रहा है, वाटर बॉडीज़ हो या फिर लैंड का जो सरफेस एरिया हो, वहाँ पर अगर ये डंप हो रहा है, तो वहाँ जब आप ये विब्रियो इडियोनेला को इनोकुलेट करोगे, तो ये बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर प्लास्टिक को कम्प्लीटली डिग्रेड कर देगा। सिमिलरली कुछ फंगस भी है। फंगस में क्या क्या आता है आपका? एक्टिनोमाइसेट, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया और एक्टिनोप्लेन्स नाम के ये जो 4 आपके फंगल स्पीशीज़ है, ये क्या करती है? आपका स्पेसिफिक जो रबर कैटेगरी वाला जो गार्बेज है उसको डिकम्पोज करती है। ठीक है, रबर के डिकम्पोजिशन के लिए कौन मदद कर रहा है? आपका फंगल कंपोनेंट। फंगल कौन से स्पीशीज? एक्टिनोमाइसिट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिट्स, नोकार्डिया एंड एक्टिनोप्लेन्स। और वहीं पर जब आपकी प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन की बात आती है, पेट टाइप के प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन की स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर विब्रियो और इडियोनेला की स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज काम कर जाती है। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ या फिर ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऐसी स्पेसिफिक टाइप नहीं बची कि जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके उन चीज़ों को डिग्रेड नहीं कर सकते और उनका यूज़ करके हम फ्यूल्स वगैरह नहीं बना सकते। सोचो, क्या हम प्लास्टिक तो बना रहे हैं लेकिन उसे डिग्रेड भी कर सकते हैं? ऐसा किसी ने सोचा था क्या? वो भी नेचुरल वे में वो डिग्रेड हो सकता है, ऐसा कभी सोचा था? नहीं। प्लास्टिक इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल थिंग, कि अगर आप प्लास्टिक को काफ़ी सालों तक ऐसे ही छोड़ दो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई भी किसी भी चीज़ में कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर पेट फॉर्म का अगर आपका प्लास्टिक था तो वो डिग्रेड हो रहा था, आपके जो मेटल आयंस थे वो भी डिग्रेड हो रहे थे। आपको सिर्फ करना क्या है कि उनको डिग्रेड करने वाले स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको वहाँ पर क्या करना है? इनोक्यूलेट करना है, उनका कल्चर करना है। राइट, इतना ही आपको क्या होता था? काम होता था। और सिमिलरली जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने एसिड रेन की कॉन्सेप्ट सुनी होगी। ताजमहल अभी धीरे धीरे कैसा हो रहा है? येलोइश होते जा रहा है। येलोइश क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया उसके आसपास बढ़ रहा था, उस इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी गैशियस इफ्लुएंट्स बाहर पड़ रहे थे, वो गैशियस इफ्लुएंट्स किसके साथ मिक्स हो रहे थे? वाटर वेपर्स के साथ। और इन वेपर्स के साथ साथ वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में आ रहा था। सो ऐसे में वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे हो गए? एसिडिक हो गए। एसिडिक स्पेसिफिकली कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ज़्यादा मिल रहा था। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को आप जो एसिड रेन से आ रहा है या फिर जो माइंस से वगैरह सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, उसको क्या कर सकता है? जो आपका एसिडोफिलम स्पीशीज़ का जो बैक्टीरिया है, स्पेसिफिकली कौन सा? एसिडोबैसिलस फेरिडोक्सिन्स, फिर एसिडोफिलम, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सकते हैं? डिग्रेड कर सकते हैं। मतलब आपके एसिड रेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। जो सल्फ्यूरिक एसिड था
उसका भी इश्यू सॉल्व हो गया। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो बैक्टीरिया एसिडोफाइलम या फिर एसिडोबैसिलस फेरोडोक्सिन, ये बैक्टीरिया आपके सल्फ्यूर के मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर आप ये एसिडोबैक्टर फेरोडोक्सिन सॉइल में अगर इनोकुलेट कर दो किसी फॉर्म में, या फिर आप उनका स्प्रे कर दो, या फिर आप उनके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें बना दो सॉइल की तरह कि जो आप डाल सको। अब एक बार वो सॉइल में चले गए, सॉइल में जाकर उन्होंने क्या कर दिया, अपना नंबर बढ़ा दिया। तो ऐसे में अगर एसिड रेन होता भी है तो एसिड रेन की वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब होगी क्या? नहीं। उसमें आने वाले प्लांट्स की क्वालिटी खराब होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह पर्टिकुलर टाइप की बैक्टीरियल स्पीशीज प्रेजेंट थी जो कि सल्फ्यूरिक एसिड को डिग्रेड करने की क्वालिटी अपने अंदर रखती थी। मतलब एसिड रेन हुआ भी तो उसके अंदर के सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली डिग्रेड किया जा सकता था। ओके, वैसे ही आपका यूरेनियम, जो भी रेडियो एक्टिव, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी कि आपका जो यूरेनियम है, यूरेनियम को भी जियोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया है जो कंप्लीटली क्या कर सकता है, उसे डिग्रेड कर सकता है। जो वाटर सोल्यूबल आपके यूरेनियम के सॉल्ट थे, उसको जो वेस्ट मटेरियल में जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हुआ करती थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में ये जो यूरेनियम के वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स थे वो जब इफ्लुएंट्स के तौर पर बाहर डाले जाते थे, या फिर एटॉमिक प्लांट्स जहाँ पर है, एटॉमिक प्लांट्स है यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। उसमें से एक कौन सा है, आपका यूरेनियम है। अगर ऐसे जो सराउंडिंग एरिया वगैरह है कि जहाँ पर यूरेनियम को आप इनोकुलेट कर रहे हो, उनके सॉल्ट्स को छोड़ रहे हो किसी एफ्लुएंट्स के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में, या फिर आप कंपनी में ही, वहाँ के सेटअप में ही, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप पर्टिकुलर जियोबैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप यूरेनियम का क्या कर रहे हो, वहाँ पर जियोबैक्टर की हेल्प से यूरेनियम का क्या कर रहे हो, प्रॉपर डिग्रेडेशन कर रहे हो, या फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हो यूरेनियम के सॉल्ट्स में जो कि वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं। एक बार उनकी रेडियो एक्टिविटी कम कर दी, उनको आप डिग्रेड करने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है आपकी बायो माइक्रोबियल इनोकुलेंट। माइक्रोबियल इनोकुलेंट यानी कि क्या, एजिटोबैक्टर वगैरह जो नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। आपको तो ये पता है कि आपके एनवायरनमेंट में 28 to 29% नाइट्रोजन वगैरह है, लेकिन वो नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। वो प्लांट्स को कब यूज़फुल होता है कि जब लाइटनिंग, रेनी सीजन में लाइटनिंग या फिर थंडर होता है, उस थंडर और लाइटनिंग के एक्टिविटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन वो इंस्टेंटली प्लांट्स को नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजिनस के फॉर्म में क्या हो जाता है, अवेलेबल कर दिया जाता है। लेकिन हर बार साल के 12 महीने ये लाइटनिंग और थंडर हो सकता है क्या? नहीं। जब भी खेती वगैरह करनी हो, नाइट्रोजनस को आपको देना हो, नाइट्रोजन का करना, तो वो ये एक्टिविटीज़ करके आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उसे नाइट्रोजन फिक्स करके, नाइट्रोजन साइकिल नाम की एक साइकिल चलती है जिसमें कि ये जो एजिटोबैक्टर जैसे, सुडोमोनास जैसे जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है उसको प्लांट को यूज़ करने के फॉर्म में अवेलेबल करवा देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि माइक्रोबियल इनोकुलेंट में किया क्या जाता है कि ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरियाज का स्प्रे जो है वो सीड्स के ऊपर या सॉइल के ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अब ये बैक्टीरिया जब आपके प्लांट्स के ऊपर आए या फिर सॉइल के ऊपर आप जब उसको स्प्रे करो तो जाहिर सी बात है ये आप ऑर्गेनिज्म फिर से अपना नंबर बढ़ाएंगे। एक बार अपना नंबर बढ़ाने के बाद फिर ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर पाएंगे, जो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को रेडी टू यूज फॉर्म में उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो फ्लोरोएसिटामाइड नाम का जो केमिकल है वो एक केमिकल पेस्टिसाइड हुआ करता था पहले। अब ये केमिकल पेस्टिसाइड जब आप यूज़ कर रहे हो तो केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से सॉइल पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हुआ करती थी। अब हम ये भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया वो बहुत कम बचा है। ऐसे में जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरोएसिटामाइड जैसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके वजह से
हमें भी तकलीफ हो रही क्योंकि हम उससे जो कंज्यूम करने वाला प्लांट्स वगैरह है, जो उनका बाय प्रोडक्ट था, उससे कंज्यूम कर इनडायरेक्टली केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है, हमें भी डिसीजेस हो रही है। और साथ ही साथ जिस लैंड पर वो डाला गया था, जिस सॉइल में वो डाला गया था, उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। और साथ ही साथ अगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर वो केमिकल जा रहा है तो आपकी वाटर बॉडीज को भी क्या करना है, हार्म करना है। तो ऐसे में जब अगर आप ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर आप यूज कर सको, उसी काम की जगह उसको बस आपने रिप्लेस किस चीज से कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कर दिया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, नेचुरली आपका जो नाइट्रोजन वगैरह है वो फिक्स करके रेडी टू यूज फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ये जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप फार्मिंग की प्रोसेस में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। फाइनली आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड यानी कि क्या, कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह है कि जिनके पास एबिलिटी है कि वो टॉक्सिन्स रिलीज कर सके पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। तो होता क्या है कि ये इंसेक्ट्स उस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं कर पाते। तो ऐसे में आर्टिफिशियली एक बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें होता क्या है, उस पर्टिकुलर वेक्टर से प्लाज्मिड में क्या किया जाता है, वो पर्टिकुलर जीन का जो पार्ट है एक्सचेंज किया जाता है, जो कि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट करके डीएनए जो नया बनाया गया था, उस डीएनए को अब किस में इनॉकुलेट किया, आपके प्लांट्स के स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि जब वो प्लांट बढ़ता है उसकी सारी क्वालिटीज तो नेचुरल अपने पहले जैसी होती है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या आते हैं कि वो आप ऐसा टॉक्सिन बना सकता है कि जिसके वजह से उसके ऊपर फीड करने वाला जो इंसेक्ट था या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म था, वो क्या हो जाता है, नेचुरली किल हो जाता है, जिसके वजह से वो प्लांट्स का या फिर फार्मर का क्या नहीं होता, नुकसान नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी कौन सी है आपकी, बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें रिकॉम्बिनेशन किया जाता है दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए का, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है पर्टिकुलर स्पीशीज के खिलाफ, पर्टिकुलर हार्मफुल स्पीशीज के खिलाफ, तो उसके अगेंस्ट जो टॉक्सिन वो पर्टिकुलर एनिमल बना रहा था या फिर वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया बना था, उसको लेकर अब आप किस में डाल रहे हो, प्लांट्स के अंदर, डायरेक्टली प्लांट्स में ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कि जिसके वजह से वो क्या हो गए, प्लांट्स अब उसके ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो जब प्लांट्स पर फीड करने आएंगे, तो फीड करने के बाद क्या होगा कि वो डेथ हो जाएगी उनकी, और डेथ होने के बाद उन्हें क्या पता चलेगा कि नहीं, हम इन पर फीड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वो प्लांट बच गया। प्लांट बचने की वजह से एक तो इन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ गई, और दूसरा क्या हुआ, प्लांट्स भी बच गए, राइट। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरियल और फंगल टॉक्सिन्स हैं जिनको क्या किया जाता है, जो पैथोजेंस है, जो कि पेस्ट वगैरह है, उनको डिग्रेड करने के लिए प्लांट्स में इनॉक्यूलेट या फिर इंटीग्रेट किए जाते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्या, डीएनए के जो जीन के पार्ट्स हैं जो पर्टिकुलर टॉक्सिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। और इसी तरीके से आपके जो नए नए पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो बन जाते हैं। स्पाइनोसैड ये कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन के, जो कैसे किस तौर पर एक्ट हो सकते हैं, आपके बायोपेस्टिसाइड के तौर पर एक्ट हो सकते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड के लिए या फिर बायो इंसेक्टिसाइड के लिए दो चीज़ें हो सकती, एक तो आप डायरेक्टली प्लांट को ऐसा बना दो कि वो खुद ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगे उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। तो वैसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी होगी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प कैसे लोगे, कि जो वो पर्टिकुलर टॉक्सिन बना रहा है उसमें से वो जीन का पार्ट निकाल कर प्लांट में आपको डालना पड़ेगा। और दूसरा है आपके कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो स्पाइनोसैड जैसे जो कुछ प्रोडक्ट्स है, वो एज ए बायोपेस्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हो। फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो बनी हुई जो पार्ट प्रोडक्ट्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर्स खत्म होता है। आपको इस चैप्टर में समझ में आ चुका होगा कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं कि जहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उस पर्टिकुलर क्राइसिस को सॉल्व ना कर सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूशन
के कंट्रोल के लिए हेल्प कर रहा है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्यूल बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो फूड वगैरह है, अलग अलग तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन वगैरह के लिए भी हेल्प कर रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर आप यूज़ देखो तो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में है। बस आपको ढूंढना क्या है कि कौन सा बैक्टीरिया किस तरीके का क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, वो किस चीज़ को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहा है। मतलब कोई मेटल आयन को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा है या फिर किसी वेस्ट मटेरियल को कर रहा है, आपको बस इतना ढूंढना है और उसका क्या करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन करना है। लेकिन एक शॉर्ट में आपको पूरा पता चल गया होगा कि कितने वाइड वैरायटीज़ है कि जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।